वेलकम स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी अपनी क्लास स्टडी एट द उत्तराखंड में। और आज हम लोग लेके चल रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी का सेशन। ठीक है, इससे पहले पर्यावरण की 4 क्लासेस हो चुकी हैं और ये हम 5वां सेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, उसके घटक कौन से होते हैं, श्रेणियाँ तथा पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन के क्या कारण हैं। तो इनमें हम डिटेल नोट्स भी देखेंगे और स्टडी भी करेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम स्टडी और बेसिक चीज़ें समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों की तरफ लेके चलेंगे। तो पारिस्थितिकी क्या होती है, पहले मैंने आपको बताया था पर्यावरण। पर्यावरण की परिभाषा बताई थी। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण को समझते हैं जीव के पर्यावास में, मतलब जीव जहाँ पर रह रहा है, ठीक है, वहाँ के पर्यावास के सभी घटक जिनके साथ जीवों के आपस में संबंध होते हैं, ठीक है, और अभिक्रियाएं होती हैं, उसको पर्यावरण कहते हैं। अब पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है, जीवों के समुदाय और उनके वातावरण में जब पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी संबंध जहाँ तक होंगे तो वो हो गया आपका पर्यावरण। ठीक है, और जब इनका अध्ययन किया जाता है, अध्ययन क्या कैसे करेंगे, जो पर्यावरण में जितने भी जैविक और अजैविक घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनका परस्पर में अंतर संबंध होता है। तो उन अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये देखिए, जैसे आपको एक चित्र के माध्यम से समझिए, ये एक चित्र है, इसमें आपको जैविक घटक भी दिख रहे होंगे, अजैविक घटक भी दिख रहे होंगे। जैविक, सिंपल भाषा में समझिए, जैविक घटक क्या होता है, जिनके अंदर जीवन होता है। सिंपल भाषा में ये हो गया। जंतु आपके जैविक घटक हो गए। ठीक है, जंतु कहाँ पर रहते हैं, हमारे मृदा के ऊपर या हमारी धरती के ऊपर रहते हैं, उनका मिट्टी हो गया, ये अजैविक घटक हो गया। इसके साथ जंतुओं का अंतर संबंध है। मृदा के ऊपर किसका उत्पादन होता है, किसका, कौन उगती है, वनस्पति उगती है, तो मृदा और वनस्पति का अंतर संबंध हो गया। मृदा अजैविक है लेकिन वनस्पति जैविक है, क्योंकि इसके अंदर जीवन है। ठीक है, और उसी प्रकार जलवायु, जलवायु अजैविक हो गया और जंतु का भी संबंध जलवायु से है और वनस्पति का संबंध भी जलवायु है। तो इस प्रकार अजैविक, अजैविक, अजैविक और जैविक घटकों का आपस के बीच के जो अंतर संबंध होता है, इसे पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, और इसको सर्वप्रथम टांसले ने प्रतिपादित किया था। पूछा जा सकता है किसने प्रतिपादित किया था, टांसले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लेकिन आज के जो करंट समय है, उस समय परिस्थिति को व्यापक स्टडी की जाती है, जिसमें जंतु, वनस्पति, जलवायु तो हम अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ मानव समाज एवं उसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। ये भी आप चीज़ को समझनी होगी। ठीक है, अब परिभाषा होगी, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ना, एक जीव मंडल जहाँ पर जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैविक घटकों की बात कर रहा है, जीव मंडल एक वहाँ पे पूरा एक क्षेत्र धारण करता है। ठीक है, क्षेत्र मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र का होता है और एक क्रियाशील इकाई है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील इकाई है, पर्यावरण एक क्रियाशील इकाई नहीं है, इसको आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, उसमें अब पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटकों से होती है, ऊर्जा संगठक होता है, जैविक होता है और अजैविक होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। खुला तंत्र का तात्पर्य ये होता है कि इसमें जो है ना, ऊर्जा और पदार्थों का लगातार इनपुट होती है और बहिर्गमन होता है, मतलब ऊर्जा आती है और अवशिष्ट पदार्थों का निर्गमन होता है, चाहे वो पेड़ पौधों का अवशिष्ट हो, मानव अवशिष्ट हो, जंतु अवशिष्ट हो। ठीक है, तो ऊर्जा का इनपुट आउटपुट होता है, इसलिए ये क्लोज ना होकर एक खुला तंत्र हो जाता है। ठीक है, और आप एक समझिए, पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ओके, और लास्ट एक और चीज़ समझते हैं, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। समझने का मतलब, जो अध्ययन किया जाता है वो समय अनुसार इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और आगे अब इसी तरह हम बढ़ जाते हैं अगले अगले चैप्टर की तरफ। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो मैंने आपको बताया पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक अजैविक। ठीक है, और इनको हम समझते हैं जैविक और अजैविक घटक किस प्रकार के होते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले अजैविक घटकों को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अजैविक घटकों में कुछ भौतिक घटक हैं जो हमारे आसपास पर्यावरण में आपको देखा जाएगा, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडल दाब, स्थलाकृति, ये सारे के सारे जैवमंडल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ओके। अकार्बनिक घटक जैसे जल, मृदा, वायुमंडल गैसें, खनिज, चट्टान, ये अकार्बनिक घटक होते हैं। और कार्बनिक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस। ठीक, और जैविक घटक जैसे उत्पादक, पेड़ पौधे उत्पादक श्रेणी में आते हैं, उपभोक्ता, जंतु आदि उपभोक्ता में आ गए, अपघटक जैसे जो अपघटक वाले जीव होते हैं, जीवाणु, ये सब हो गए अपघटक में आ गए। फिर इनको एक प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक में बांटा जाता है। तो ये इन्हें कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र का घटक। तो आप ये चित्र के माध्यम से, अगर ये चित्र अगर मेंस में आपने बना दिया किसी एग्जाम में, तो आपको 100% अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की श्रेणियां। ठीक है, इन श्रेणियों को देखते हैं कौन कौन श्रेणी होती है।
पारिस्थितिकी तंत्र में 3 तरह की श्रेणी आप डिवाइड कर सकते हो। एक हो गया स्थलीय श्रेणी, दूसरा जलीय श्रेणी और तीसरी मानवीकृत। अब कैसे समझते हैं? स्थलीय श्रेणी में एक तो वन आ गए सारे के सारे, ठीक है। दूसरा घास स्थल, जहाँ पे वनों की कमी होती है लेकिन घास ज़्यादा होता है। और मरुस्थल तो आप समझते हैं, ये स्थलीय श्रेणी में आ जाता है। क्लियर हो गया? और दूसरा जलीय श्रेणी। अब जल में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनका एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जैसे तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब में मछली भी पाई जाती है, मेढक भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे सांप, अन्य कीट बिच्छू पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे जलीय पौधे पाए जाते हैं जिनका आपस में अंतर संबंध होता है, ठीक है। और जल एक अजैविक तत्व हो गया। जल के अंदर ऑक्सीजन है, वो भी अजैविक तत्व हो गया, ठीक है। जल के नीचे मृदा है, उसका भी अजैविक तत्व हो गया। और जीव जंतु तो मैंने आपको बता दिया, तो उसमें एक अंतर संबंध होता है। तो जलीय में एक अलवणीय जल होता है, एक लवणीय जल होता है। लवणीय जल में आप समझ जाते हैं कि समुद्र वाला पोर्शन आता है, और लवणीय में हो गया तालाब, झील, झरना आदि हो गया। एक होता है मानवीकृत। मानवीकृत में क्या होता है कि कृषि खेत खलिहान, ये हम लोगों ने बनाए, पर्यावरण या आपका पारिस्थितिकी ने हमें ये सब कृषि खेत खलिहान नहीं दिए हैं, ठीक है। दूसरा जल जीवशाला, एक्वेरियम, जहाँ पे हम लोग खुद के कृत्रिम रूप से मछलियों को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। और अंतरिक्ष यान आदि, ये हो गए आपके पारिस्थितिकी तंत्र के श्रेणियाँ, ठीक है। और एक फैक्ट आप देख के चलेंगे, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब हम इस अगले सेशन को लेकर चलते हैं प्रश्नों की तरफ, जो हमने पढ़ लिया है अब उन पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो बाकी जो चीजें हैं ना वो भी हमारी अब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमने स्टडी कर लिया है उसको हम देखते हैं। प्रथम प्रश्न नंबर 1 है, पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में किसके बीच का संबंधों का अध्ययन है? तो बड़ा आसान है, ये होता है जैविक और अजैविक घटकों के बीच का संबंध का अध्ययन। और इसमें कौन कौन आते हैं? जीव और वातावरण। वातावरण हो गया अजैविक घटक और जीव हो गया जैविक घटक। यहां तक आपको क्लियर हो गया। और एक ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, पति और पत्नी। तो आप कमेंट करके बताएंगे पति और पत्नी के संबंधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, ये टांसले द्वारा प्रतिपादित किया था। आगे देखते हैं, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ठीक है, तो यूपी पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको इसको समझना होगा। देखिए ध्यान से चलिएगा, और जस्ट अभी इसको बारे में बता के मैं आया हूँ, ठीक है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल ठीक है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें मैंने बताया कि ऊर्जा का इनपुट होता है, ठीक है, और अवशिष्ट पदार्थों का बहिर्गमन भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, यह खुला तंत्र है, तो ये हो जाएगा और यही हमारा एक आंसर है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? ठीक है, ऐसे कौन से 4 तत्व हैं जिनके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? तो वह होता है अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, ठीक है। वियोजक को आप अपघटक भी कह सकते हो, ठीक हो गया। इनके द्वारा इनका निर्माण होता है। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? ये भी आपको घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन ये सब सीधा सा आंसर मुझे इसमें दिख रहा है। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित समय इकाई के समस्त जीवन भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता, ये सारे हम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यह एक खुला तंत्र होता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आरओ मेंस एग्जाम 2017 का है, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या आप क्वेश्चन है। कथन और कारण के बीच में रूप में दिया गया प्रश्न है, जीव मंडल एक खुला और विवृत तंत्र है, ठीक है। तो ये कथन तो बिल्कुल ठीक है, हम जानते हैं। कारण क्या कह सकता है इसका, यह हो सकता है जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है। तो ये मुझे आधा स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, जैसे ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन कोई प्रतिबंध नहीं होता, ये तो ठीक है। लेकिन जीव मंडल के पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ये गलत बात है, ठीक है। पदार्थ बनते रहते हैं, उनका टूटते रहते हैं, उनका अपघटन होता रहता है, फिर नए पदार्थों का निवेश होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो आंसर बनेगा ए सही है, आर गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, जस्ट अभी मैंने बताया आपको, जस्ट बताया अभी थोड़ी देर पहले, हमने थोड़ी देर अभी डिस्कस किया था, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सबसे बड़ा तंत्र हो जाएगा समुद्री तंत्र, ठीक है। तो यहां पर जल मंडल को हम लेकर चलेंगे जो 71% जो पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब देखते हैं कुछ श्रेणियों से संबंधित, घटक और श्रेणियों से संबंधित प्रश्न आएंगे। जहां जीव रहता है, ठीक है, जहां जीव रहता है उस तंत्र को एग्जैक्टली क्या कहते हैं, सटीक क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है, इसमें आप परितंत्र नहीं होता। अगर आप परितंत्र सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा। परितंत्र रहने की जगह नहीं है, परितंत्र क्या है, अंतर संबंध की बात करता है। तो जहां जीव रहता है उसे कहा जाता है आवास। ठीक है, यहां क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। एक सेकंड, मैं थोड़ा सेटिंग ठीक कर लूँ इसकी। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने ये है, निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का उत्कृष्ट वर्णन है। ठीक है, ये तो मुझे यूपीएससी का प्रश्न लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, 2015 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं। और पहला स्टेटमेंट है, वर्णन की बात कर रहा है, एक दूसरों से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय होता है। क्या ये बात सही है, गलत है? ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर आश्रित है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जीवों का ऑर्गेनिज्म का समुदाय के साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं, बिल्कुल सही है। पर्यावरण का मतलब यह है कि जैविक और अजैविक घटकों का संबंध, पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है। ठीक है, और ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अधोलिखित में जो नीचे लिखे गए स्टेटमेंट है उनमें कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। ठीक है, तो सही क्रम क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आती है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या से क्या बनता है, फिर समुदाय बनता है, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, फिर भूदृश्य जिसे बायोम कहा जाता है। ठीक है, इससे आप याद रख के चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया गया, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, निश्चित क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, जिसे बायोम भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम प्राकृतिक तंत्र है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो कृत्रिम प्राकृतिक तंत्रों को हम कहेंगे खेत, जिससे हम कृषि, पशुपालन आदि को कृत्रिम प्राकृतिक तंत्र कहते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है यूपी यूडीएल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो उन कथनों को हमें देखना है कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले जी ने किया था, बिल्कुल ठीक है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, पारिस्थितिकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन करता है, उत्पादक इसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता उसको उपभोग करते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आगे क्या है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 ठीक हो जाएंगे। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है, सत्य है की बात कर रहा है, तो देखते हैं क्या सत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, बिल्कुल गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, ये भी गलत करता है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, बिल्कुल सही है। अगर उत्पादक अधिक होंगे तभी प्राथमिक उपभोक्ता सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, और ये चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन और कारण वाला प्रश्न है, हमें देख लेते हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण गलत है। ठीक है, तो देखिए क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्यों निर्भर नहीं है, बिल्कुल निर्भर है। जैविक अजैविक घटकों के आपस में निर्भरता को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आगे है, कारण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये तो बिल्कुल जग जाहिर तत्व है, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है कथन। तो हमारा कथन ए सही है, कारण आर गलत है, मतलब कथन ए गलत है, कारण आर सही है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा हमारा। निम्न में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, कृत्रिम आप समझ गए होगे। ठीक है, तो घास का मैदान नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा, धान का खेत हो जाएगा। ठीक है, ओके, निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो मैंने आपको बता ही दिया, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। निम्नलिखित में कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये समुद्र हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है, तो वह कौन सा माना जाता है, वो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र ही माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पारिस्थितिकी में असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है, जो प्रकृति में असंतुलन होता है, ठीक है, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो वह हो जाएगा वन उन्मूलन। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें किससे बिगड़ेगा, तो लकड़ी काटने से बिगड़ेगा, वन महोत्सव करने से तो नहीं होगा, सामाजिक वानिकी से नहीं होगा, वन रोपण से तो बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। ठीक है, तो किसका संबंध नहीं है, तो जल प्रबंधन का संबंध है,
वन रोपण का संबंध है, ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा का संबंध है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन का संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधित, जिसमें ना केवल हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल भी किया और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स भी आपके सामने रखे हैं, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम और ऑफिशियल हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप चैनल है उसमें आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, उसके घटक, श्रेणियाँ और पारिस्थितिकी असंतुलन संबंधित कुछ प्रश्न थे वो हमने देखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों के तीनों जो हमारे आज के जो कोशिश करी थी तीनों टॉपिक समझाने की, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई चीज़ आपको डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ जाएंगे वहन क्षमता, पारिस्थितिकी कर्मता और खाद्य श्रृंखला की तरफ। उसमें हम आज जो एक चीज़ कवर नहीं कर पाए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उसको पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।